गया है कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, वी हैव बीन गिवन अ सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, ठीक है जी, ये स्फीयर दिया है, इट कैन बी अ सिलेंडर। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम स्फीयर का देखेंगे दैट इज अ सर्कल। अगर हम इसको काटेंगे तो कहीं भी हमें क्रॉस सेक्शन सर्कल मिलेगा, अगर सेंटर से काटा गया है, ठीक है, तो वो रेडियस आर होगा। तो ये सिलेंडर भी हो सकता है रेडियस आर का, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये एक स्फीयर ही हो, ठीक है जी, तो ऐसे भी हो सकता है। इट क्या है, तो इस सरफेस पे ये इसने स्फीयर दिया है, इस सरफेस पे इसने बॉल बोला है, बॉल इज इटसेल्फ अ स्फीयर, ये रोल कर रहा है, बॉल का रेडियस स्मॉल आर दिया है, और इस सरफेस का जो ये इस सरफेस जो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे मूव कर रहा है, इसका रेडियस आर है। तो अब इसने बोला है कि बॉल रोल कर रहा है, दैट मीन्स कि यहां फ्रिक्शन है, और जो हमारा ये बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज नेग्लिजिबल, यानी बॉल पहले यहां पे है, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके तो बॉल ने रोल करना शुरू किया। जब ये रोल करना शुरू करेगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वो क्यों होगा वो हम आगे देखेंगे, एंड फाइनली इट विल ब्रेक ऑफ द स्फीयर एट किसी पॉइंट पे, ये ब्रेक ऑफ फ्रॉम द स्फीयर करेगा। इसका ब्रेक ऑफ करना जरूरी है बिकॉज इसका नॉर्मल लेस एंड लेस हो रहा है, ब्रेक ऑफ तभी करेगा जब इसका नॉर्मल जीरो होगा। सिंस स्टीफनेस ऑफ दिस सरफेस जिसपे ये रोल कर रहा है इसका बढ़ रहा है, तो नेचुरली हमारा नॉर्मल फोर्स जो इसको सरफेस से होल्ड करके रखेगा वो कम होता जा रहा है, एंड फाइनली इट विल ब्रेक ऑफ। तो हमसे पूछा गया है कि एट ब्रेक ऑफ, इरोडोव हमें पूछता है एट ब्रेक ऑफ इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी लेट अस डिनोट दैट बाय ओमेगा, वो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। क्लियर है, जब ये यहाँ मूव करना शुरू करेगा इट विल स्टार्ट रोलिंग लाइक दिस, क्योंकि फ्रिक्शन इसको इस यहां से एक्ट करेगा इज इन दिस डायरेक्शन, एंड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, इस चीज की जो ये बॉल है, देयर विल बी अ टॉर्क एंड इट विल स्टार्ट रोलिंग, और सिंस इट इज रोलिंग दैट मींस इट इज इन द पावर रोल, ये पॉइंट हमेशा जो हमें पता है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट हमेशा स्टेशनरी है विद रेस्पेक्ट टू दिस, यानी देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस जो कांटेक्ट में, और कांटेक्ट में क्या है, दिस पॉइंट, that this point is always at rest, this point of ball is always at rest with respect to the surface on which it rolls। और वो कंडीशन क्या होती है कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, तो उस टाइम इसका एंगुलर वेलोसिटी r ओमेगा होगा। अब ये जो ये बॉडी है, हमारा प्लान ये होगा कि हम देखो जो मैंने यहाँ प्लान लिखा है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, वी विल कैलकुलेट फर्स्ट ये एंगल एट विच दिस विल ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सरफेस, और उस एंगल को हम यूज करके वी विल कैलकुलेट द, जो हम एंगल कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे यूज करने के लिए टू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी एट ब्रेक ऑफ, करेक्ट। और मेरा मेन मुद्दा ये है कि हम इस प्रॉब्लम को एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम, ये एक सरफेस, ये एक क्रॉस सेक्शन लेंगे जो सर्कुलर होगा, इट कैन बी अ स्फीयर और सिलेंडर, और ये जो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट जो ये रोल कर रहा है, यहाँ इसने एक बॉल दिया है, दैट मीन्स इट इज अ स्फीयर, वी कैन रिप्लेस इट एज ए जनरलाइज्ड ऑब्जेक्ट। जनरलाइज मेरा मतलब ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट से इसको रिप्लेस करते जो रोल कर सकता है, लाइक हमारा रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है। सो वी विल ट्राई टू डिराइव ए जनरलाइज्ड रिजल्ट, और उसमें फिर जो हमारे स्फीयर, रिंग, डिस्क के जो पैरामीटर्स है, नॉर्मली जो हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ एक कांस्टेंट आता है, वो यूज करके हमारा डेरिवेशन उसी में आ जाएगा, वो यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ब्रेक ऑफ एंगल निकाल सकते हैं, और उसके बाद उस ब्रेक ऑफ एंगल को यूज करके इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ निकालेंगे। तो देखिए, तो पहला ब्रेक ऑफ मींस, ब्रेक ऑफ का तो मतलब ही ये है कि जब ये इससे ब्रेक ऑफ होगा दैट देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, जो रोल कर रहा है ऑब्जेक्ट एंड दिस, देयर इज नो कांटेक्ट, ये हमारा स्टेशनरी है, देयर इज नो contact between these, contact means there is no contact force between these
टू ऑब्जेक्ट्स। और जब कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब जीरो होना, दैट मीन्स नॉर्मल इज जीरो। ठीक है जी। तो अब हम पहली पोजीशन ये लेंगे कि इनिशियली ये कहां था। इनिशियली इट वाज ऑन द टॉप, यहां पे। तो इस टाइम इट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स कि नेट फोर्सेस जो भी बॉल पर एक्ट कर रहे हैं या जिस रोलिंग ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं, दे आर नेट फोर्सेस और जीरो, राइट। तो यहां फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, हम बॉल की बात कर रहे हैं या इस ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। एट दैट टाइम mg नीचे की ओर होगा, ओके, n विल बी नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, बिकॉज mg से इसको दबा रहा होगा और नॉर्मल इधर मिल रहा होगा। तो ng is equal to n is equal to mg. So our net force is zero, और कोई फोर्स हमें दिखता नहीं है, फ्रिक्शन विक्शन होगा नहीं, बिकॉज रिलेटिव मोशन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, ये मूव ही नहीं कर रहा है। सो आवर बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, तो स्टेशनरी है। अब क्वेश्चन ये बोलता है इस इक्विलिब्रियम को हमने थोड़ा डिस्टर्ब किया, बॉल को थोड़ा सा हमने मूव किया, हल्का सा। We have not given it any initial velocity. ये बोलता है कि initial velocity is negligible. किसी तरीके से इसको हल्के से हमने मूव किया, और जब हमने इसे हल्के से मूव किया है तो जो बॉल पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो अब डिस्टर्ब हो गए। वो मैं आपको दिखा रहा हूं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये सरफेस है जिस पे ये बॉल और दिस रोलिंग ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है। अब हमने ये देखिए, अब ये इनिशियली यहां पे था, ठीक, ये इनिशियली यहां पे था। अब हमने इसको थोड़ा यहां पे ले लिया, लेट अस सी, ऐसे थोड़ा सा, ये एग्जैजरेटेड है लेकिन थोड़ा सा ही हिला दिया। अगर आप इसको यहां पे लेंगे डॉटेड ऐसे, बट फोर्सेस दिखाने के लिए मैंने इसको यहां पे ले लिया, ठीक है। तो अब हम जब इसको डिस्टर्ब किया तो mg तो इस डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। अब हमारा नॉर्मल जो होगा कॉन्टैक्ट फोर्स वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी अब हमारा mg के इस कंपोनेंट को तो बैलेंस कोई चीज कर रहा है, लेकिन mg का जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बैलेंस नहीं हो रहा। उसकी वजह से सिंस mg का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ की ओर एक्ट कर रहा है, तो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, ऑलवेज फोर्स इज एक्टिंग, देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। तो उस एक्सेलरेशन, अब n तो है, बॉडी मूव कर रहा है ऑन दिस सरफेस, तब तक ये सरफेस पे मूव करेगा जब तक ये फोर्स का कंपोनेंट इसको पहले एक सेंट्रीपिटल फोर्स देना चाहिए जो रिक्वायर्ड है टू मूव इट ऑन दिस सर्कुलर पाथ। अगर ये उतना नहीं हुआ तो ये ऑफ हो जाएगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द सरफेस इनिशियली, लेकिन हमने इनिशियली इसको कुछ दिया नहीं, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रहा है। इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जितना जितना ये जितना जितना ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा उतना उतना हमारा नॉर्मल कम हो जाएगा। और दूसरा, आप देखोगे कि ये अगर थीटा है, we have disturbed this radial line, जो line joining the two spheres, अगर हम थीटा मूव किया तो mg sin थीटा, ये कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्सेलरेटिंग मोर एंड मोर, और ये कंपोनेंट कम हो रहा है mg cos थीटा। ओके, जब mg cos थीटा कम हो रहा है, दैट मीन्स कि इसको दो चीजें करनी है mg इस फोर्स के कंपोनेंट को। वन, टू प्रोवाइड इट द सेंट्रीपिटल फोर्स। mg cos थीटा का काम क्या है? टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसके बाद अगर इस कंपोनेंट का कुछ हिस्सा बचता है, दैट विल बी प्रेसिंग दिस सरफेस, ओके, एंड वो हमें नॉर्मल मिलेगा। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज दिस फोर्स इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डिमांड बढ़ रही है, यहां से खुद ये कंपोनेंट कम हो रहा है। दैट मींस जो जिस फोर्स से ये इसको प्रेस कर रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रहा है, और एक पॉइंट आ जाएगा जब n एक्जैक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर कुछ रहेगा नहीं, इट विल नॉट बी प्रेसिंग, इट विल जस्ट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, n 0 हो जाए। उसके बाद इस पाथ पे इसको मूव करना मुश्किल होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस पे डिपेंड करता है, r पे डिपेंड करता है। तो जब इस पाथ पे मूव करना मुश्किल हो जाएगा,
उधर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा नहीं और कम होगा, तो वो उस पाथ पे जाएगा जिसका आर बड़ा होगा। क्यों? जब आर, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² बाय आर, अगर आर बढ़ जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा। ये कम होता है तो वो कंपोनेंट आपको इधर से मिलेगा, इट विल मूव ऑन द पाथ, यानी कि हमारे कहने का मतलब है इट विल देन नॉट स्टिक टू दिस पाथ, इट विल मूव अवे फ्रॉम द पाथ, यानी इट विल लूज कॉन्टैक्ट। ये इसका मेजर कॉन्सेप्ट है, ये इसका मेजर कॉन्सेप्ट। अब हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे और हम इक्वेशंस अब लिखना शुरू करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द थिंग। तो इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, हमने इसको डिस्टर्ब करके, let us say after some time it is still on the path but has जो line joining the two centers of these two objects, एक सर्कुलर पर इस पे मूव कर, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कल, और दूसरा ये मूविंग रोलिंग ऑब्जेक्ट, लाइन ज्वाइनिंग द टू, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, जहां ये इनिशियली था। क्योंकि हमारा नॉर्मल एक्ट कर रहा है रेडियली, राइट, तो बेटर है, और mg यहाँ पे है तो हम रेडियल फोर्सेस को इक्वेट करें, क्योंकि हमें नॉर्मल जीरो करके ही काम चलाना है। तो हम, क्योंकि ये रेडियली एक्ट कर रहा है, तो हम mg को भी रेडियल कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट में, और दूसरा जो बिल्कुल होगा इस रेडियस के परपेंडिकुलर, ये होगा। फ्रॉम ज्योमेट्री दिस विल बी थीटा, सो विल गेट इट अ रेडियल कंपोनेंट, दिस विल बी mg cos थीटा and this will be mg sin theta. At any instance, when it has moved an angle theta from its original position of the vertical when the line joining the two. अभी भी हम कॉन्टैक्ट इसका मानेंगे कि ये इसी पाथ पे मूव कर रहा है, जब तक ये इस पाथ पे मूव कर रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो उस टाइम अगर हम इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखें, रेडियल फोर्सेस के लिए फोर्स इक्वेशन लिखें, तो हमारा पास होगा mg cos थीटा, जो मैंने आपको बोला माइनस n, जो इसमें से बचा है वो हमारा इस बॉडी को इस पाथ पे मूव करने के लिए रह रहा होगा, दैट इज mv² बाय 1। व्हाट इज नाउ r? नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ ये तो मूव कर रहा है, लेकिन हमें देखना है कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां से मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है दैट इज r, इसका रेडियस r, इसका स्मॉल रेडियस r, दैट इज r प्लस r, करेक्ट। अब देखिए, आवर प्लान इज टू कैलकुलेट दिस थीटा एट विच व्हेन n इज 0, तभी तो ये लूज करेगा सरफेस को, जो मैंने आपको बोला, क्योंकि इसका कंपोनेंट mv² में जाता है, खुद ये कम हो रहा है, v बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि नॉर्मली एक ही चीज, जब तक इसको इसके पास पे रहना, तो इस इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई करना है, दैट मीन्स कि n को आहिस्ता आहिस्ता कम होना ही है, और एट वन टाइम n will be 0 and at that time it will lose contact, क्योंकि ये अब इस पाथ पे मूव नहीं कर पाएगा। सो एट ब्रेक ऑफ, थोड़ा सा वीडियो लंबा है तो बट यू अंडरस्टैंड, एट ब्रेक ऑफ n इज इक्वल टू 0। सो हमारा क्वेश्चन बन गया, ये इक्वेशन बन गई, mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाय r प्लस n। अब ये बोलता r प्लस r। अब आप बोलेंगे कि v क्या है? v इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, v इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, या टेंजेंशियल जो भी वेलोसिटी है, जो इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इज टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी, और वो क्या होती है? सेंटर ऑफ मास, रोलिंग सेंटर ऑफ मास, रोलिंग बॉडी सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। और एट ब्रेक ऑफ दिस इज दिस। अब कहीं से अगर हमें mv² r प्लस r निकल जाए तो हम इजिली इसकी cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर हमें v निकल जाए, बिकॉज बाकी पैरामीटर्स तो यहाँ, हाँ, बट लेट मी टेल यू कि हमने, बिकॉज द क्वेश्चन हैज नॉट गिवन द मास, वी assumed the mass of rolling body, rolling object we can say, or rolling object as m, करेक्ट। ये हमारा इक्वेशन है, कहीं से हमें v पता चल जाए तो we can calculate this what we call is cos theta, right? So this is our question at that time. Now जो ही आप ये mv² टाइप चीज देखते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो आपको फौरन आइडिया आना चाहिए काइनेटिक एनर्जीज का। तो ठीक है, फर्स्ट इज
तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, can we use conservation of energy here? Yes. आपका ये क्वेश्चन नेचुरल आना चाहिए, बिकॉज वाई मैंने ये क्वेश्चन उठाया, बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन वर्क डन करता है, देयर इज फ्रिक्शन, एंड इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमें पहले सर्टेन करना है कि क्या हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, बिकॉज हमारे पास तो फ्रिक्शन है, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमारी एनर्जी क्या कंजर्व रहेगी? यस, इन दिस केस, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, ये उधर से ही बोलता है, इन केस ऑफ रोलिंग और प्योर रोलिंग हम दोनों नाम इसके यूज करेंगे। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, point of contact is at rest. Point of contact is at rest, जो मैंने आपको पहले ही बोला, बिकॉज ये तभी तो प्योर रोल होगा, अदरवाइज देयर विल बी अ स्लिप। किसी भी सरफेस पे जब प्योर रोलिंग हो रही है, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट इज एट रेस्ट, ये रोल कर रहा है, इट इज एट रेस्ट। ऑल्दो हियर द फ्रिक्शन is always there in this case, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं है, ऑलवेज देयर इन दिस केस, बट इट इज नॉट डूइंग वर्क, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, बिकॉज इट इज एट ऑलवेज रेस्ट। ये है पहले, ये इधर जाता है, बट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, तो फ्रिक्शन कहां होगा? तो जो फ्रिक्शन का वर्क डन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। So in this case, जहां पे हमारा प्योर रोल हो रहा है, we can apply conservation of energy, although non-conservative force is present there. Okay, चलते हैं आगे, तो हम conservation of energy इसको लगाएंगे। ठीक है जी, तो फिर ये डायग्राम बनाएंगे। अब हम यहां पे थे पहले, अब हम यहां पे at some instants आ गए, just when we are, our normal is becoming 0 at that time, we are at some theta. Okay, so this is our mg, this is our mg cos theta. This we assumed its velocity at v, and normally if this is r, this is small r, ठीक है, यहां से तक ये r है, तो it has, so center of mass was first here, now it has fallen to this point. Okay, so how much is the loss in P? वही तो करेंगे ना पहले। So center of mass, तो remember this thing, when you are dealing with objects, rigid objects, when you are not dealing with point particles, तो always take the center of mass of the object. मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, आपको तो सबको पता होता है नॉर्मली, बिकॉज यू आर बीइंग टॉक्ड लाइक दैट, जैसे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आई थिंक दे माइट बी टीचिंग यू लाइक दैट। तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था इस बॉडी का, अब ये यहाँ पे आ गया, तो कितना गिरा? पहले r प्लस r पे था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी mg r प्लस r माइनस, हाँ जी, कितना हुआ, बचा कितना है? दिस इज r cos थीटा, बिकॉज दिस r प्लस r cos थीटा, दिस इज थीटा। Okay, this is 90, we are trying here, so this distance is r plus cos theta, तो यहाँ में mg से ये अब इतना ही गिरा है, इतना ही लॉस इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ, बिकॉज पहले इतना था, अब इतना रह गया, अब इस हाइट पे रह गया, पहले इस हाइट पे था, अब इस हाइट पे रहा, तो लॉस इन कितना होगा? दिस, सो इट शुड बी इक्वल टू, तो हमारा mg r प्लस r कॉमन आ जाएगा 1 minus cos theta, right? Very good. This is 1 minus cos theta, correct? So, but where does this energy go? This loss in kinetic energy, where does this go? तो हमारा जो इक्वेशन आया था उधर से, वो आया था हमारा mg cos theta is equal to mv square divided by
R plus H. This was our equation, what we got before by equating the radial forces, right? Okay, so our aim is to get something expression like this. तो ठीक है, तो अब हमारा ये mg r plus r 1 minus cos theta, ठीक है, is equal to gain in kinetic energy. What is this kinetic energy? There are two kinetic energy. One is the translational kinetic energy, because ये VC जो center of mass है ये जा रहा है with the velocity v at the point of losing contact, और इसका एक rolling भी है because it is rolling. So इसका एक ये बोलते हैं हम rotational kinetic energy भी है. So translational and rotational. Let us say that it is at the instance when it is just losing the contact, it is rolling with the angular velocity of ओमेगा. हो गई ठीक. तो चलिए, तो इस टाइम इसका ये होगा m v स्क्वायर, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग द v द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ. ठीक है, तो प्लस 1/2 ऑफ, करेक्ट, i ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट. चलिए ठीक है जी. अब क्या करेंगे हम? अब हम इस I को देखेंगे. ये I जो है, since in question it is given ball. It is given ball. So ball is a sphere. So ball is sphere. तो इसका I जो होगा, we know what is the I of the ball. Correct. What is the I of the sphere? I of the sphere, I think it is some 2/5. Yes, it is some 2/5. So I for ball is 2/5 mr square. But what we will do, since हमने बोला कि we will assume a generalized object, so we will say I for a ball or a ring, it will be k mr square for generalized object. For generalized rolling object, ठीक है, चाहे वो बॉल हो, रिंग हो, we will have, then we have to only substitute k. ठीक है जी. तो यहाँ पे आप जब हम इसको substitute करेंगे, it will be 1/2 of m. Now it is mathematics plus 1/2 of. Now we are using a generalized object. It can be anything. So we will substitute k m r square, right? And same radius wala. And what is omega? Since it is pure rolling, so we can use, say, omega square is v square by r square, right? Because we need this, so we will replace it by this. Okay, v square by, because v equal to r omega, so omega square r omega, so omega square will be v square by r square, right? So यहाँ पे वही हमने कर दिया, तो r square goes, so we have 1/2 of mv square plus 1/2 of k mv square, right? So what we will do, we will take 1/2 a common, mv square, so it will be 1 plus k. Now we need v square r plus h, so we'll get 2 here, so we'll say 2 mg r plus r, this is r, sorry, yes, r plus r 1 minus cos theta, because we take is mv square 1 plus k, right? So we will get this r plus r here and 1 by k here. So m and m, we'll keep m here for some time being. We can keep it there or we can replace it, don't worry. So we will have mv square r plus r, right, is equal to 2mg 1 minus cos theta, right, 1 plus k, correct. This is our expression for mv square r. Now this will substitute here. So mg cos theta is equal to 2mg 1 minus cos theta
1 plus k. 2mg 1 minus cos theta divided by 1 plus k. M and M goes, G and G goes. So our cos theta plus k cos theta is equal to 2 is here, is equal to 2 plus 2 minus 2 cos theta, right? So we can have this 3 cos theta is equal to uh, 3 cos theta plus k cos theta is equal to 2. So our cos theta will be 3 plus k equal to 2. So our cos theta at that time will be 2 divided by 3 plus k. See, this is the angle of breakoff. We got cosine of angle of breakoff. See, there neither mass comes nor radius comes. The factor which is in our moment of inertia. For example, our body is a sphere, so it is 2 by 5. K is 2 by 5. Similarly, for a ring, you can put K as it is. For a cylinder, you can put K. So you see that the breakoff is same. Breakoff does not depend on mass or the radius. It depends only on the K. That is the factor in the moment of inertia term, right? So you can calculate breakoff theta for any rolling body, and you substitute here it as K. So now I will tell you, let us calculate it for our question. Let us calculate it for object in question, that is sphere. Ball is a sphere. So K is 2 by 5. So what will be cos theta for it? Cos theta will be 2 divided 3 plus 2 by 5. That is 10 by 17. So cos theta will be 10 by 17. Now you can calculate easily this. So from this equation, we can calculate also what we have to calculate, the angular velocity at breakoff. Right? Simple. You can calculate it like this. You have mg cos theta at breakoff is equal to mv square by r plus r, right? This is what at a breakoff. But it is rolling. V is equal to r omega. So at a breakoff, we have angular velocity. So we can say m r square omega square r plus r. But what is our cos theta at breakoff for this problem? You can use it for any. I have generalized it. So what is it? It is 10 by 17. It is 10 by 17. So you can substitute this value as 10 by 17. So you can have mg 10 by 17. M and N goes. So you can have 10 r plus r is equal to r square omega 17 r square omega square. So you can say that it is 10 here. Yes, G is also there. So G goes in the 10G. It is 10G. R plus R is equal to R square 17 R square omega square. So we can say that omega square is 10G R plus R divided by 17 R square. Alright? Is this what I am getting? Right. So your omega will be what is in the books. So this is our answer. 10G R plus R divided by 17 R square. So you can calculate it for any object. Just calculate the angle. Just calculate the angle for the breakoff. Then substitute in this equation. You can calculate angular velocity of breakoff for any generalized rolling object.